नमस्कार, मैं हूं आयुषी नेगी आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात होगी 24 की पिच पर गठबंधन वाली हुंकार की, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार गठबंधन की बिसात बिछाने में लगे हैं और अब उनकी एक बड़ी मुलाकात लालू प्रसाद यादव के साथ हुई, जिसने यूपी से बिहार तक सियासी हलचल बढ़ा दी है। वहीं बात होगी कोलकाता में होने वाली समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, जिस पर सभी दलों की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि जहां अखिलेश सपा को धार देंगे तो वहीं उनकी एक मुलाकात ममता बनर्जी के साथ भी होगी। वहीं बात करेंगे सपा के उस किले की, जिसे इस बार भेदने में भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी है। साथ ही बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी को लेकर संसद ठप पड़ी और आखिर में दिखाएंगे उमेश पाल हत्याकांड का वो नया वीडियो जो 20 दिन बाद सामने आया है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। और आज विश्लेषण की शुरुआत लालू से मिले अखिलेश। 24 की पिच पर गठबंधन का संदेश, क्योंकि आज अखिलेश यादव लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे थे, जहां दोनों के बीच 15 मिनट तक मुलाकात हुई। ये मुलाकात दिल्ली में लालू की बेटी मीसा भारती के घर पर हुई और यहीं पर एक दिन पहले डिंपल यादव ने भी लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी। अब लगातार हो रही इस मुलाकात के बाद सवाल बड़ा हो गया है कि क्या लालू और अखिलेश मिलकर यूपी बिहार में बड़े गठबंधन की रणनीति बना रहे हैं। 24 की पिच पर गठबंधन की हुंकार, लालू ने दिया अखिलेश को आशीर्वाद। पंद्रह मिनट की मुलाकात, सपा आरजेडी साथ साथ। 2024 की चुनावी जंग भले ही अभी दूर हो, लेकिन लालू प्रसाद यादव और अखिलेश यादव की मुलाकात ने देश का सियासी पारा चढ़ा दिया है। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब सीबीआई से लालू और उनके परिवार को जमीन के बदले नौकरी वाले मामले में बड़ी राहत मिली है। इसी राहत के बाद अखिलेश लालू से उनका हाल चाल जानने पहुंचे, जहां दोनों के बीच करीब 15 मिनट तक बात हुई। हालांकि दोनों के बीच क्या बात हुई, इस पर ना अखिलेश ने कुछ कहा, ना लालू परिवार की तरफ से कोई बयान आया, लेकिन इस मुलाकात ने भाजपा की बेचैनी जरूर बढ़ा दी है। जब समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया, जहाँ पे वो अपनी राजनीति करते हैं, तो जब उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं नकार दिया तो देश की जनता उनको क्या स्वीकार करेगी? वास्तविकता सबको स्पष्ट समझ में आनी चाहिए। सबको ये समझ में आना चाहिए कि जिस पिच पे आप बैटिंग करते हैं वहीं आप क्लीन बोल्ड हो गए, तो आप फिर दूसरे पिच पे जाके खेलने की क्या ज़रूरत है? आज विपक्ष जो है हताश है, निराश है। गठबंधन तो उनका मैंने हमेशा से है, तो ठगबंधन है, तो ये कुल मिलाकर इन ठगों का आपसी बंधन है। और आपने देखा होगा कि सारे ये भ्रष्टाचारी आज एकजुट हो रहे हैं। ये सारे भ्रष्टाचारी एकजुट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो इन लोगों ने जिस प्रकार से जो भ्रष्टाचार किए हैं तो हिसाब तो देना ही होगा। अब जब हिसाब मांगा जा रहा है तो रो रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब जो भी विषय है, मुझे लगता है कि अखिलेश जी भाई लालू जी से सीख भी लेने गए होंगे कि आखिर इतना भारी भ्रष्टाचार करके बचा कैसे जाता है। माननीय अखिलेश यादव जी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से मिल रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं, उनका स्वास्थ्य जान रहे हैं, और जिस तरीके से बीजेपी सरकार उस परिवार को परेशान कर रही है, पार्टी को परेशान कर रही है, तो आखिर मुलाकात पर भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? गौरतलब है कि 24 की पिच पर एक बड़ा गठबंधन बनाने की तैयारी चल रही। ऐसे में अगर सपा और आरजेडी का गठबंधन हुआ तो 120 सीट तक बड़ा संदेश जाएगा, क्योंकि अखिलेश जहां उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल के नेता हैं, वहीं आरजेडी बिहार में जेडीयू के साथ मिलकर सरकार चला रही। यानी देखा जाए तो दोनों का प्रभाव लोकसभा की 120 सीटों पर है, जो दिल्ली में सरकार बनाने और सरकार गिराने के लिए बहुत अहम है। क्योंकि जब भी यूपी और बिहार में कुछ होता है तो दिल्ली की हलचल बढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मीसा भारती के आवास पर मुलाकात की। तकरीबन 15 मिनट ये मुलाकात चली है और जिस तरीके से तमाम सारे सियासी जो दल हैं वो लगातार गठबंधन की बातचीत कर रहे हैं, ऐसे में अखिलेश यादव ने भी कल अपने बयान में कहा था कि कई सारे विपक्षी दल गठबंधन चाहते हैं और वक्त आने पर गठबंधन तय किया जाएगा। तो जाहिर तौर से बात है कि
उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार चुनाव को लेकर के एक के बाद एक सियासी घटनाक्रम हो रहे हैं और अखिलेश यादव ने भी कहा कि बीजेपी को 80 में से 80 सीट हराने का उनके पास ब्लूप्रिंट है, ऐसे में लालू प्रसाद यादव से उनकी मुलाकात काफ़ी अहम हो जाती है, क्योंकि बिहार के अंदर जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन है और जेडीयू ने उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन की बात कही है। इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरीके से लालू यादव स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं इस वक्त, उनके सेहत में लगातार सुधार हो रहा है, ऐसे में अखिलेश यादव ने उनके सेहत का भी हाल चाल जाना। अब बड़ा सवाल इस बात का है कि क्या 2024 में सपा, आरजेडी और जेडीयू से मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो क्या मिलकर भाजपा का विजय रथ रोक पाएंगे? क्योंकि सच ये है कि 2014 और 2019 में भाजपा को सबसे बड़ी जीत यूपी और बिहार में ही मिली थी, और ये बात कहीं न कहीं लालू और अखिलेश के जहन में भी है। यही वजह है कि दोनों ही दल एक ही मोर्चे पर भाजपा को घेरने में लगे हैं, क्योंकि बिहार से रामचरितमानस का अध्याय शुरू हुआ, उसे सपा ने भी हाथों हाथ ले लिया। रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है। किसने कह दिया हम खिलाफ हैं? क्या हमारा स्टेटमेंट नहीं सुना आपने? क्या प्रचार करते हो आप? और भगवान सबके हैं, किसी एक के नहीं है भगवान। क्योंकि चंदा आप लेते हो तो आपके भगवान हो गए, और फिर जो गलत है वो गलत है। आप एक किसी को खड़ा कर दें कि यहां ताड़न का मीनिंग क्या है, हम भी 10 को खड़ा कर सकते हैं ताड़न का मीनिंग क्या है। इतना ही नहीं, बिहार में जाति जनगणना शुरू हुई तो अखिलेश ने भी जाति जनगणना पर भाजपा को घेरना तेज कर दिया। हम जितने भी विपक्ष के लोग हैं, हम सब जाति जनगणना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम जाति जनगणना चाहते हैं, और बिना जाति जनगणना के ये नारा आपका अधूरा है। सबका साथ कैसे होगा जब हमें और आपको नहीं पता कि हम कितने हैं आबादी में? सबका विकास कैसे करोगे आप? मतलब यूपी और बिहार दोनों में सियासी घटनाक्रम एक जैसे चल रहे, लेकिन इसका असर क्या 24 में भी पड़ेगा, ये देखना बाकी है। दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात अखिलेश देंगे सपा को धार, देश में होगा पार्टी का विस्तार, क्योंकि कल से सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कोलकाता में शुरू होने जा रही है, जहां सपा के बड़े बड़े दिग्गज नेता जुटेंगे, क्योंकि इस बैठक में 20 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया गया है। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि क्या इस बैठक के जरिए समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में खुद को मजबूत विकल्प बना पाएगी? ये सवाल इसीलिए खड़ा हो गया है क्योंकि समाजवादी पार्टी की स्थापना के 3 दशक के बाद भी समाजवादी पार्टी खुद को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं दिला पाई। अखिलेश देंगे सपा को धार, देश में होगा पार्टी का विस्तार। कोलकाता की पिच पर साइकिल का रिहर्सल टेस्ट। कोलकाता का JW मैरियट होटल इस वक्त समाजवादी पार्टी के लाल रंग से रंगा है, क्योंकि होटल में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, जिस पर न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बंगाल से लेकर दिल्ली तक की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि इस बैठक में अखिलेश यादव ने सपा के 20 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया है, जहां ये प्रदेश अध्यक्ष अपने अपने राज्य का रिपोर्ट कार्ड देंगे। पश्चिम बंगाल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रीमो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के आने की तैयारियां इस समय पुरजोर की जा रही हैं। मैं इस समय हूं मौलाली में स्टेट यूथ सेंटर यानी कि मौलाली युवा केंद्र में, जहां पर इस बार वो पहली बार बंगाल में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस हॉल में करीब 400 लोगों की कैपेसिटी है और यहां पर कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है पूरे बंगाल से। करीब 20,000 रजिस्टर्ड कार्यकर्ता हैं, जिसमें करीब 500 के आसपास एक्टिव हैं, यानी कि जो लगातार पार्टी संबंधित कार्यों से जुड़े रहते हैं और काम करते रहते हैं। ऐसे में मंच पर करीब 15 से 20 कुर्सियां रखी जाएंगी, जिसमें विभिन्न पदाधिकारी होंगे। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि क्या इस बैठक के जरिए समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में खुद को मजबूत विकल्प बना पाएगी? ये सवाल इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि समाजवादी पार्टी की स्थापना के 3 दशक के बाद भी समाजवादी पार्टी खुद को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अब तक नहीं दिला पाई है। हमारी जो चिंता है वो ये है, हमें राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनना है। मायावती जी की पार्टी बीएसपी जम्मू कश्मीर से राष्ट्रीय पार्टी बन गई, अभी केजरीवाल साहब की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई, तो हम राष्ट्रीय पार्टी क्यों नहीं बन सकते?
4 स्टेट में 6% वोट चाहिए हमें। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ मध्य प्रदेश का इलाका, एक बार मध्य प्रदेश में हमारे साथ विधायक हो गए थे। उत्तर प्रदेश की सीमा से इलाका टीकमगढ़, गढ़, भिंड, मुरैना। महाराष्ट्र में एक बार हमारे 4 लोग MLA हो गए थे। हमारा अभी गुजरात में एक जीत के आदमी विधायक हो गया। मतलब इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कई ऐसे सवाल होंगे जिनका जवाब अखिलेश को खोजना होगा, क्योंकि सवाल सिर्फ राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे का ही नहीं, सवाल इस बात का है कि आखिर सपा की हर रणनीति फेल क्यों हो जाती है। क्योंकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस से लेकर बसपा और तमाम क्षेत्रीय दलों से गठबंधन कर चुकी और अब कोलकाता में अखिलेश की एक मुलाकात ममता बनर्जी से होनी है, जिसको थर्ड फ्रंट के मोर्चेबंदी के तौर पर देखा जा रहा। राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो अगर वो अखिलेश यादव इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि 2024 के चुनाव में लोगों को एकजुट करने का और इसी बात का संदेश देने के लिए वो जगह जगह जा भी रहे, लेकिन मैं इतना जरूर बनाता हूँ अखिलेश यादव कितना भी प्रयास करने, देश की जनता मोदी पर विश्वास करती है, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है और उत्तर प्रदेश की जनता योगी पर विश्वास करती है। इस प्रदेश की जनता अनुमान लगा सकती है कि जो समाजवादी पार्टी जिसका अस्तित्व केवल उत्तर प्रदेश में हो, वो वेस्ट बंगाल में जाके अपनी कार्य समिति या कार्यकारिणी करती है, तो मतलब साफ है कि उनको लग रहा है कि यूपी में उनकी दाल गली नहीं है और बंगाल में तो कुछ होने वाला है ही नहीं। मेरे ख्याल से हताशा भरा ये एक परिणाम हो सकता है। उनको आभास हो गया है कि उत्तर प्रदेश सहित देश में अब मोदी योगी के सामने किसी का भी टिक पाना संभव नहीं है। समाजवादी पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कोलकाता में 18 और 19 मार्च को होनी है, उसे लेकर अब सियासत गर्मा गई है। दरअसल बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि जिस पार्टी का जनाधार वेस्ट बंगाल में है ही नहीं, वो अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आखिर वहां क्यों कर रही है। अखिलेश यादव 17 मार्च को ही कोलकाता पहुंच जाएंगे, जहां उनकी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के साथ मुलाकात होनी है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान जो तीसरे मोर्चे को लेकर सुगबुगाहट है, उसे लेकर अखिलेश यादव ममता बनर्जी से बात भी कर सकते हैं। अब सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि बंगाल की धरती से अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं में कौन सी नई हवा भरेंगे और क्या 24 की पिच पर सपा की लाल लकीर खींच पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात है संसद पड़ी ठप, राहुल पर सत्ता वर्सेस विपक्ष। राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान पर सियासत इस कदर गर्म है कि आज लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ, क्योंकि राहुल लंदन से लौटने के बाद पहली बार सदन पहुंचे थे, जहां भाजपा ने राहुल के पहुंचते ही विरोध शुरू कर दिया और बाद में राहुल ने भाजपा पर पलटवार करते हुए सदन में ना बोलने का आरोप लगाया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर हंगामा ही होता रहेगा तो सदन में काम कब होगा। संसद पड़ी ठप, राहुल पर सत्ता वर्सेस विपक्ष। लोकतंत्र का अपमान, लंदन वाले बयान पर सियासी घमासान। जब से राहुल गांधी के ब्रिटेन में भारत के लोकतंत्र को लेकर बयान दिया गया है, सड़क से संसद तक घमासान मचा है। भाजपा लगातार राहुल के दिए बयान को लेकर न सिर्फ कांग्रेस पर हमलावर है, बल्कि इसे लोकतंत्र का अपमान बताते हुए राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग कर रही है। संसद हमारे देश की मात्र सांसदों का जमघट नहीं है, राष्ट्र की लोकतांत्रिक ताकत और हर भारतीय का अधिकार क्षेत्र है। आज मैं राहुल गांधी से कहना चाहती हूं, संसद से भागने की बजाय आकर संसद में माफी मांगे, क्योंकि अपमान उन्होंने देश की संसद, देश की संविधान और देश के वोटर का किया है। लेकिन राहुल गांधी को लेकर विरोध उस वक्त और बढ़ गया जब राहुल गांधी लंदन से लौटने के बाद पहली बार संसद पहुंचे, जहां राहुल के पहुंचते ही भाजपा ने विरोध शुरू कर दिया और देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि सदन को स्थगित करना पड़ गया। लेकिन सदन के स्थगित होने के बाद भी विरोध खत्म नहीं हुआ है। अगर कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी ने डुबा दिया, बर्बाद कर दिया, तो हमारे लिए ये कोई रुचि का विषय नहीं है। लेकिन अगर वो देश को डुबाने का काम करेगा, देश को नुकसान कराने का काम करेगा, तो इस देश का नागरिक होने के नाते
हम चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं। ये तो खुद मोदी जी जब बाहर गए, चाइना गए, इन्होंने देश के खिलाफ बात किया, यहाँ के लोगों का इंसल्ट किया। फिर उसके बाद साउथ कोरिया गए, इन्होंने यहाँ के जनता का इंसल्ट किया। सरकार के लोग पहले ही उठते हंगामा, माफी मांगो, माफी मांगो। ये क्या है? क्या इंस्टिगेट, खुद इंस्टिगेट कर रही सरकार और दूसरों को डेमोक्रेसी बात सुनाती है। माफी मांगने का सवाल ही नहीं। वहीं खुद पर मचे शोर के बाद राहुल गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सामने आए, जहां उन्होंने न सिर्फ सत्ता पक्ष पर खुद को सदन के भीतर बोलने से रोकने का आरोप लगाया, बल्कि अडानी को लेकर भी जमकर निशाना साधा। तो आज सुबह मैं पार्लियामेंट गया और मैंने स्पीकर से कहा कि मैं पार्लियामेंट में बोलना चाहता हूं, अपनी बात रखना चाहता हूं। सरकार के शायद चार मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है, तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। आपको बता दें कि राहुल ने लंदन में जर्नलिस्ट एसोसिएशन नाम से संगठन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भारत के लोकतंत्र के कमजोर होने की बात कही थी। अब राहुल के इसी लंदन वाले बयान को लेकर सियासत इस कदर गर्म है कि भाजपा माफी से कम पर मानने को तैयार नहीं। ऐसे में सवाल बड़ा है कि आखिर हंगामा ही होता रहेगा तो सदन में काम कब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात शिवपाल पर भाजपा की सहकारिता स्ट्राइक की, क्योंकि इटावा की 60 सहकारी समितियों में से 48 पर 18 मार्च को चुनाव होना है। लेकिन भाजपा के सामने यहां शिवपाल सिंह यादव चुनौती बनकर खड़े हैं। जिले की 90% से अधिक समितियों पर सपा का ही कब्जा है और ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या भाजपा इटावा की सहकारिता समिति में शिवपाल को चुनौती दे पाएगी। शिवपाल का तिलिस्म तोड़ने की तैयारी, सहकारिता चुनाव में कौन पड़ेगा भारी। शिवपाल पर भाजपा की सहकारिता स्ट्राइक। भाजपा ने भले ही यूपी में लोकसभा से लेकर विधानसभा और विधान परिषद से लेकर नगर पंचायत तक अपना परचम लहरा दिया हो, लेकिन इटावा की सहकारिता समिति का चुनाव ऐसा है जहां भाजपा आज तक शिवपाल यादव का तिलिस्म नहीं तोड़ पाई, जहां दशकों से समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव का कब्जा रहा। इसे इस बात से समझिए कि जब भी जिले में सहकारिता की बात आती है तो सहकारिता और शिवपाल एक दूसरे के पर्याय बन जाते हैं। और अब जिले की 60 सहकारी समितियों में से 48 पर 18 मार्च को चुनाव होना है। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या भाजपा इस बार इटावा की सहकारिता समिति में शिवपाल यादव को चुनौती दे पाएगी। सहकारिता क्षेत्र में जो कोऑपरेटिव के चुनाव हो रहे हैं और बहुत निष्पक्षता के साथ हमारे जो डेलीगेट जिन्होंने नामांकन किया है वो चुनकर आ रहे हैं और कोऑपरेटिव का चुनाव पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ होगा। 1983 के चुनाव से लगातार कोऑपरेटिव में समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहा है। जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव ने जब से कमान संभाली तब से झंडा कोऑपरेटिव में शिवपाल सिंह यादव का दिखाई पड़ता रहा है। लेकिन भाजपा भी अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, वो भी पूरी तरह से कोऑपरेटिव चुनाव को प्रेस्टीज का चुनाव मान रही है। भारतीय जनता पार्टी की कमान यहाँ की सदर विधायक सरिता भदौरिया ने बाकायदा अपने कार्यकर्ताओं और जो डेलीगेट्स हैं इस चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा जीतें और कोऑपरेटिव का चुनाव अपने हाथ में लिया जाए और कोऑपरेटिव का चुनाव जीता जाए, इसको लेकर कोई कसर नहीं छोड़ रही। इटावा की सहकारिता समिति में शिवपाल के दमखम का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब सपा और शिवपाल यादव की राहें अलग थी तब भी भाजपा शिवपाल के सामने चुनौती नहीं खड़ी कर पाई। ज्यादातर समितियों पर शिवपाल समर्थक का ही कब्जा रहा। अब अखिलेश और शिवपाल एक हो गए हैं। ऐसे में जहां सहकारिता में सपा मजबूत होगी, वहीं भाजपा के सामने बड़ी चुनौती होगी। समाजवादियों ने ही सहकारिता को आगे बढ़ाया और लगातार सहकारिता में काम करने का काम किया है। और अभी जो चुनाव हो रहा है कोऑपरेटिव का, तो मैं समझता हूँ कि पिछले लगभग 35-36 साल से आदरणीय शिवपाल सिंह जी, उनके बाद उनके बेटे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे, प्रदेश में यूपीसीबी के, पीसीएफ के, तमाम चीज़ों सब जगहों के चेयरमैन रहे हैं
तो कोऑपरेटिव में समाजवादियों का हमेशा से दखल रहा है और फिर भी रहेगा। आपको बता दें कि अभी तक जिले के 90% से ज्यादा समितियों पर सपा का कब्जा है। जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव हैं। ऐसे में सवाल बड़ा है क्या भाजपा इटावा की सहकारिता समिति का रिवाज बदल पाएगी, क्योंकि इटावा समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा गढ़ है। अगर भाजपा ने सहकारिता के चुनाव में सपा को हरा दिया तो इसका असर 24 में भी दिखेगा। इटावा से अमित मिश्रा, एबीपी गंगा। बात प्रयागराज हत्याकांड की, जिसे 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक शूटर्स का कोई पता नहीं है। वहीं अब इस हत्या का एक और वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में गोली लगने से जख्मी उमेश पाल एक शूटर से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। शूटर कहां फरार हैं, किस पाताल लोक में गुनहगार हैं। हत्या के 20 दिन बाद सामने आया नया वीडियो, 32 सेकंड का शूट आउट एक्शन। जिस उमेश पाल हत्याकांड ने पूरे देश में दहशत पैदा कर दी थी, उस हत्याकांड का एक नया वीडियो सामने आया है। 32 सेकंड का यह वीडियो उमेश पाल के घर की गली का है। इस वीडियो में गोली लगने से जख्मी उमेश पाल एक शूटर से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि उमेश पाल गोली लगने के बाद जान बचाने के लिए अपने घर की तरफ भाग रहे हैं। गली के मुहाने पर ही एक शूटर उसे पकड़कर सिर में गोली मारने की कोशिश करता नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये शूटर माफिया अतीक अहमद का बेटा असद अहमद है, जो वीडियो में उमेश पाल को गोली दागता नजर आ रहा है। इस बीच गोलियों की आवाज सुनकर उमेश पाल के पुराने घर से एक लड़की बाहर निकलकर उन्हें बचाने के लिए पहुंचती है, लेकिन शूटर्स को देखते ही वो डर कर वापस लौट जाती है। इस सीसीटीवी में वारदात में मारे गए गनर राघवेंद्र का भी वीडियो है, जो गोली लगने से उमेश पाल की मदद के लिए भागता नजर आ रहा है। लेकिन तभी गुड्डू मुस्लिम गनर राघवेंद्र पर बम फेंक देता है। बम इतना शक्तिशाली होता है कि चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आने लगता है। इसी बम से गनर राघवेंद्र बुरी तरह जख्मी हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।